Welcome back to our channel. This is Rishi Yadav, and in today's video, we are going to cover the chapter 2 of NCERT Class 6 History, which is from hunting, gathering to growing food. In the previous video, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जो लोग थे वो सारे के सारे हंटर और गैदरर्स थे, और आज इस वाले चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि लोग हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड, मतलब जो लोग कल तक हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे, आज वो फूड क्यों उगाने लगे, आज वो एग्रीकल्चर के बारे में कैसे सीख गए। ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग डीप डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के द्वारा। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैप्टर 1 इससे पहले नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की टर्म्स की, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि चैप्टर में बेसिकली है क्या और कौन कौन से वर्ड्स हमको याद रखना जरूरी है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ऊपर देख रहे हैं की टर्म, वो देख के आ रहा है हंटर और गैदरर्स। जैसे आपको पता है हंटर्स मतलब वो होते हैं जो कि हंट करके खाते हैं, शिकारी, और गैदरर्स वो होते हैं जब वो गैदर कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं फ्रूट्स को, नट्स को और रूट्स को। क्या यही था? बस यही था। नोमैड्स क्या होते हैं? देखो, नोमैड्स एक तरह से बंजारे समझ लो, जो कि इधर से उधर मूव करते हैं बट कहीं पे बसते नहीं है। नॉट सेटल्ड मतलब होता है वो कहीं पे नहीं बसते हैं, इधर से उधर बस वो प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं। सर इनके पास कुछ काम नहीं है, मूव क्यों कर रहे हैं? ये मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रूट्स के पीछे भाग रहे हैं, ये अपने फूड के पीछे भाग रहे हैं। और जो लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे वो तो जानवरों की हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे ना। अब जानवर किसी जगह पे खत्म हो जाएंगे तो फिर वो कहीं और जगह के जानवर मारने जाएंगे। इस बात को समझिए, एक इंसान कहीं क्यों ही रुकेगा अगर वहां पे उसकी कोई चीज अटकी हो? वहां पे कुछ नहीं अटका, क्योंकि एग्रीकल्चर ये लोग कर नहीं रहे थे, तो फिर ये यहाँ क्यों ही रुकेंगे? तो बस ये क्या कर रहे थे, उस टाइम पे हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे। और उस टाइम के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं, क्योंकि ये इधर से उधर मूव करते रहते हैं रेगुलर वे में, ठीक है, रुकते नहीं है। तो चलिए इस बात को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जो पैलियोलिथिक एज है उसका मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। जो चीज पहले हुई मतलब पुरानी हो गई, क्योंकि जो चीज पहले आएगी वो पुरानी हो जाएगी ना। तो पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन होता है, तो पैलियोलिथिक एज मतलब क्या हो जाएगा? ओल्ड स्टोन एज हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 ईयर्स के बीच का इसका टाइम पीरियड है। मतलब 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 ईयर्स पहले तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? पैलियोलिथिक एज कंसीडर करते हैं। अब एक बात बताइए कि जो चीज पहले हो रही है, क्या उस टाइम पे सारी चीजें चला करती थी? नहीं चलती थी। इनको नहीं पता था फ्लेक टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर इनको पता होता तो ये टूल्स को थोड़ा शार्प बनाते, थोड़ा शाइनी बनाते, और थोड़ा उनके एजेस को क्या करते थे? शार्प करते थे, कि ये आराम से एनिमल्स का शिकार कर पाए। बट ये लोग नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे रफ स्टोन टूल चलते थे। भैया भी आपने जोश जोश में एक वर्ड बोला फ्लेक टेक्नोलॉजी, वो क्या होती है? तो आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज बताना जरूरी है। तो फ्लेक मतलब होता है कि आपने पत्थर लिए, अब आप पत्थर पे अगर पत्थर मारोगे तो यहां से मान लीजिए पत्थर उखड़ गया। अगर आप देखेंगे, आपने गिट्टी देखी होगी, अगर आप गिट्टी को बहुत तेज मारे, पैसे तो वो टूटती नहीं है, बट अगर आप बहुत तेज मारे तो आप देखेंगे उसमें एजेस निकल आएंगे, कोने निकल आएंगे, और वो इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि अगर आप किसी को मतलब अटैक करेंगे तो उसका मतलब बुरा हाल हो जाएगा। आप इजिली फ्लैश को कट कर पाएंगे, मतलब फ्लैश मतलब जानते हो ना क्या होता है? मांस या मीट वगैरह, उसको आप इजिली कट कर पाएंगे और आप उसको हथियारों की तरह भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दूसरा होता है मीजोलिथिक। अब देखो, लिथिक मतलब तो भैया आपने स्टोन बता दिया था। अब मीजो मतलब देखो, एम से मीजो, एम से मिडिल, जो चीज बीच में होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिडिल स्टोन एज बोलेंगे। तो भैया ये 12,000 ईयर्स पहले खत्म हुआ, तो वहीं से तो स्टार्ट होगा। तो 12,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स तक का जो टाइमलाइन था उसको हम लोग क्या बोलते थे? मीजोलिथिक एज बोलते थे। भैया ये माइक्रोलिथ्स क्या लिखा है? तो देखो, पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स हो रहे थे वो रफ स्टोन टूल्स थे, बट जो मीजोलिथिक की बात करें तो वहां पे छोटे छोटे टूल्स यूज होने लगे थे। माइक्रो मतलब होता है छोटे, और लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो जो स्मॉल स्टोन टूल्स थे वो यूज होने लगे थे, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आपसे अगर कोई कभी भी पूछे कि माइक्रोलिथ्स किस टाइम पे यूज होते थे, तो आप इजीली बता पाएंगे कि मेसोलिथिक एज में यूज होते थे। और आप ये भी बता पाएंगे कि मेसोलिथिक एज से पहले एक एज था जिसका नाम पैलियोलिथिक एज था, और दोनों की टाइमलाइन भी आपको हमेशा के लिए याद रहने वाली है। फिर हम लोग बात करते हैं न्यूलिथिक एज की। तो न्यू देखो, न्यू मतलब जो नया है, अभी अभी आया है, तो न्यू स्टोन एज हो जाएगा। और अभी अभी आया, देखो यहाँ पे 10,000 पे खत्म हुआ था, तो यहाँ पे 10,000 पे शुरू हो जाएगा। तो 10,000 से लेके 4,500 ईयर्स पहले तक का जो टाइमलाइन था उसको हम लोग क्या बोलते थे? न्यूलिथिक एज बोलते थे। और यहाँ पे हमको कुछ चीजें देखने को मिलती है, हमें फार्मिंग देखने को मिलती है, क्योंकि अब जो लोग पहले से हर्डर्स थे अब वो धीरे धीरे क्या बनने लगे, सॉरी, जो पहले हंटर गैदरर्स थे अब वो हर्डर्स बनने लगे। ठीक है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देने लगे, तो यहाँ पे आपको फार्मिंग देखने को मिलती है और पॉलिश्ड स्टोन टूल देखने को मिलते हैं। अब भैया पॉलिश्ड स्टोन टूल क्यों देखने को मिला? क्योंकि हमको फ्लेक टेक्नोलॉजी उस टाइम तक डेवलप हो चुकी थी। बाकी स्टोन एज वाला हम लोगों ने एक पहले से लेक्चर ले रखा है इसका, उसमें हमने इन चीजों को बहुत डिटेल में कवर कर रखा है। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को इसके बाद जरूर देखेंगे। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज क्या होता है?
तो चैल्को मतलब आप ये समझ लीजिए जिस टाइम पे कॉपर एज था, कॉपर एज उसी को बोलते हैं चैल्कोलिथिक। बस इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, कॉपर एज को ही चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। और ब्रॉन्ज एज के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब चैल्कोलिथिक एज के बाद क्या आएगा, ब्रॉन्ज एज आ जाएगा, ठीक है। पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज एंड देन ब्रॉन्ज एज। भैया ब्रॉन्ज एज में क्या आता है, तो ब्रॉन्ज एज में आपके वो आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं भैया बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम पीरियड आ जाता है, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। और उसके पहले वाला समय क्या है, तो भैया ये कैसे डिसाइड होगा कि ये कॉपर एज है, देखो जब कॉपर की बेसिकली डिस्कवरी होगी तो वो कॉपर एज हो जाएगा। अच्छा आप ये बताइए कि कॉपर की डिस्कवरी कब हुई, और आप साथ में ये भी बताइए कि आयरन की डिस्कवरी कब हुई। ओके, डोमेस्टिकेशन मतलब आप जानते हैं जब आप जानवरों को पालते हैं, देखो डोमेस्टिक एनिमल सुने हैं ना, तो बस जानवरों को पालना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए डॉग, शीप। हर्डर्स मतलब क्या होता है, जो इंसान चरवाहा होता है, जो अपने जानवरों को चराता है। अब आप भाई शेर को तो चराएंगे नहीं, आप किसको चराएंगे, आप सीप को चराएंगे, गोट्स को चराएंगे, कैटल को चराएंगे, तो वही यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्डर्स बोलते हैं। एग्रीकल्चर बिल्कुल बताने की आपको नहीं है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं। सेटल्ड लाइफ, तो सेटल्ड लाइफ मतलब होता है जब इंसान एक जगह रुकने लगा। अब ये इंसान एक जगह क्यों रुकने लगा, इसका क्या रीजन होगा आपके अकॉर्डिंग, भैया इसका यही रीजन होगा कि अब लोग एग्रीकल्चर करने लगे या टेमिंग ऑफ एनिमल करने लगे। भैया टेमिंग मतलब होता है जानवरों को पालना, ये देखो हम लोग अभी यह डिस्कस किया था, आप भूल गए, ये है टेमिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इंसान एक जगह पे रुकने लगे और हम लोग उनको क्या बोलने लगे, सेटल्ड लाइफ बोलने लगे। तो भैया अभी तो इंसान इधर से उधर घूम रहे थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग नोमैड्स बोलते थे। देखो याद आया आपको, बस इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं और वहां पे और पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, तो वो देखने को मिल रहे हैं रॉक शेल्टर्स के बारे में। रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं, तो शेल्टर मतलब बेसिकली ये होता है कि जहां पे आप रुक सकें, आप मतलब अपना काम वाम बना पाए और आराम से रुक सकें और रह पाए, उसे बोलते हैं शेल्टर। लाइक आप किसी दूसरे सिटी में एग्जाम देने को और आपने अपना एक छोटा सा शेल्टर बना लिया, तो रॉक शेल्टर मतलब क्या था, रॉक शेल्टर मतलब ऑब्वियस है वही होगा कि जो रॉक से बने हुए होंगे। और रॉक से क्या बनते हैं, या तो आप रॉक के घर बना लो, या फिर रॉक का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपका हो जाएगा केव्स, मतलब गुफाएं। क्योंकि गुफाएं आपकी किससे बनेंगी, पत्थरों से ही तो बनेगी, तो उन्हीं की बात हो रही है। नेचुरल केव्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, और इसका एग्जाम्पल क्या है, भीमबेटका। अब भीमबेटका केव कहां पे, जरा कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया, रॉक शेल्टर्स क्लियर हो गए। माइक्रोलिथ्स हम लोग अभी ऊपर डिस्कस कर चुके थे, जो माइक्रो छोटे छोटे होते थे, जो कि हमको म्यूजियोलिथिक एज के टाइम पे देखने को मिले स्टोन, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। पॉलिश टूल हमको कब देखने को मिलेंगे, मैंने बोला है कि फ्लिक टेक्नोलॉजी आ जाएगी उसके बाद, जो कि न्यूलिथिक एज के आसपास हमको देखने को मिलने लगेंगे। बरियल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तब और ज्यादा डीप में डिस्कस करेंगे। टोटल 6 टाइप के बरियल प्रैक्टिसेस हमको देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और वो लेक्चर भी हम लोग पहले ही डीपली कवर कर चुके हैं, 2 घंटे का लेक्चर है, उसको जरूर देखिएगा। बट स्टिल आपको समझा देते हैं, बरियल प्रैक्टिस मतलब होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको आप अंतिम संस्कार उसका कैसे करते हैं, क्या आप उसको जला देते हैं, या फिर आप उसको किसी डिब्बे में बंद कर देते हैं, या फिर आप उसकी हड्डियां सीधे मतलब सड़ने को डाल देते हैं। हाँ ऐसा होता था, ऐसे काफी सारे अर्न बरियल होता था और बहुत सारी चीजें होती थी, टोटल 6 टाइप के होते थे। तो उनके बाद यही होती है बरियल प्रैक्टिसेस। अब ये बरियल प्रैक्टिसेस इन्होंने बताई है कि जब हम लोग डेड के साथ जानवरों को और उनके ऑब्जेक्ट्स को वरी कर देते थे, मतलब गाड़ देते थे। जैसे कोई खत्म हो गया तो हमने सोचा यार ये इसी का जानवर था, इसको इसके साथ गाड़ देते, अगले जन्म में इसके काम आएगा। अब आप कहोगे कि भैया ये तो इलॉजिकल बात है, बट उस टाइम के लोगों को लगता था कि लाइफ आफ्टर डेथ भी होती है, कि जब इंसान मर जाएगा तो उसके बाद भी ये अगले जन्म में तो जिएगा ना, तो उसके लिए इसका वफादार कुत्ता भी इसके साथ जाएगा। तो ये सारी चीजें होती थी, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी उनके रख देते थे कि ये अगले जन्म में पहनेगा क्या, खाएगा क्या। वो सारी चीजें छोड़ो, जहां भी उसका जन्म हुआ है वो यहां से ले कैसे जाएगा, पहले हमको ये कोई बता दो, ठीक है। क्योंकि ये बिलीव करते थे किसमें, आफ्टर लाइफ में। ओके, मेहरगढ़ की बात कर लेते तो अर्लीस्ट फार्मिंग एंड हर्डिंग साइट, और ये कहां पे, बोलन पास, पाकिस्तान के आसपास, ठीक है। सबसे पहले फार्मिंग और हर्डिंग साइट यही वाली थी, कौन सी, मेहरगढ़। इंपॉर्टेंट है, सब क्लियर हो गया, उम्मीद है हो गया होगा। भैया ये क्या है, तो ये मैप है, और मैप है तो भैया हम क्या करें, आप इसको याद करिए। देखो बता दें, बुर्जोहम याद कर लीजिए, मेहरगढ़ की लोकेशन याद कर लीजिए, देखो पाकिस्तान, और ये कहाँ है लोकेशन, यही बता दीजिए, जम्मू कश्मीर है कि मध्य प्रदेश है। ये भीमबेटका कहाँ पे, अभी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। दाऊजली हेडिंग की आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन पता होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे एक स्टोन देखने को मिला था, बहुत अच्छा स्टोन, उस स्टोन का नाम क्या था, और वो किस जैम बोलते थे उसको, किस कलर का था, ये भी बता दीजिए। चिरांद हमको बिहार पे देखने को मिलेगा। ओके,
बाकी इंपॉर्टेंट एक हमारा हो जाएगा इनाम गांव, भीमबेटका हो गया। कोल्डिफा अगर याद कर पाओ तो ठीक है, वैसे इनाम गांव ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। और कुर्नूल केस भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इनको इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग। बाकी ये भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अडीचन और जो भी है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया क्या हम इनकी लोकेशन याद करें? देखो याद कर लोगे तो चीज़ों को अच्छी समझ पाओगे, बाकी याद नहीं करोगे तो देखो टाइम पास तो पूरी दुनिया कर रही है, आप भी करिए। आप फैक्चुअल चीज़ें रट के चले जाइए, एसएससी का एग्जाम दे आइए, कुछ नहीं आने वाला है सामने से। आप चीज़ों को जब बेटर अंडरस्टैंड करेंगे डीप में, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, और जो कि आना भी चाहिए, वाई डिड ह्यूमन शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड? अब जो इंसान कल तक हंटिंग गैदरिंग करके भैया खुश था, अब ये क्यों कर रहा है? अब ये हंटिंग गैदरिंग से सीधा खाना क्यों उगाने लगा? और उगाने लगा तो भैया इसे कैसे पता चला खाना आना उगाना है? तो चलो इन सारी चीजों को भी हम समझ लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब होता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ने लगे किसी एक जगह की, और सारे के सारे जानवर आसपास के अगर खा लिए जाएंगे, तो अब आप ये बताइए जब जानवर ही नहीं बचेंगे, सुनो हमारी बात सुनना बबुआ, कि जब जानवर ही नहीं बचेंगे तो आप क्या करोगे? तो फिर आपको तो भाई जबरदस्ती खेती करनी पड़ेगी या बहुत सारे जानवर लाने पड़ेंगे। अब बहुत सारे जानवर तो तब आएंगे, तब वो लोग ब्रीड करेंगे, तब उनका ब्रीडिंग होगा। ब्रीडिंग प्रोसेस अलग होता है, तब इंसान उनको समझेगा, उनको सीखेगा, तब तो जानवरों का ब्रीड कराएगा। और अगर ब्रीड करेंगे तो जानवर तो इनके फायदे के लिए क्यों करेंगे, ये भी तो समझिए। ब्रीडिंग मतलब होता है बच्चों को जन्म देना, ये समझ लीजिए। तो जब इंसानों ने जानवरों को पालना स्टार्ट किया, तो उन्हें गोट, सीप, इन सब की भी ब्रीडिंग कराई, इनकी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस को सीखा। और ये भी सीखा ये खाना कैसे खाते हैं, ये भी सीखा कि ये लोग रहते कहाँ, ये टाइम के साथ मूव कहाँ होते हैं। बेसिकली इंसानों ने जानवरों को फॉलो किया, ओके। और यही होता आ रहा था अभी तक। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लोग जानवरों को पालना स्टार्ट कर देंगे। पहले इनके बारे में सब सीख जाएंगे और फिर इनको पालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये सारे देखो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 1 में हमने पूछा, मतलब हम लोग ने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे आके बस रही थी। तो जरा कमेंट करके बता दीजिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे आके बस रही थी। थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कहाँ पे बस रही थी, ओके। ओवर टाइम द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज। देखो हाँ, अरे वही चीज लिखी है, हंटिंग एंड गैदरिंग अलोन कुड नॉट प्रोवाइड इनफ फूड फॉर एवरीवन। ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग से सबके लिए खाना नहीं आएगा, ठीक है। कमाना पड़ता है, घर पे नहीं रह पाओगे। अनसर्टेनिटी एंड ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। देखो अनसर्टेनिटी वही मतलब है कि अचानक से अगर सारे लोग चले गए तो हम लोग क्या ही करेंगे। एनिमल्स अवेलेबल नहीं रहते, प्लांट्स वर सीजनल थे। अब आप सोच रहे हैं कि आम हमको गर्मियों में खाने को मिलता है, सर्दियों में क्यों नहीं मिल रहा? अभी तो आपको डीप फ्रीज का मिल जाएगा क्योंकि आप मार्केट चले आएंगे। उस टाइम पे मार्केट्स नहीं चलते थे। अरे भैया आपने तो नई चीज बता दी। अरे ऑब्वियस है कि नहीं चलते थे, आपको भी पता होगा, बट बताने वाली बात है। तो लोग सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट थे? सीजनल फूड से डिपेंडेंट थे। और फार्मिंग इंस्टेड ऑफ मोर राइलेबल सॉरी मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इसको पढ़ते क्या है। मैं पढ़ लेता हूँ बट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समझ रहे हो आप। कभी कभी होता है ना कि जुबान पे हो बट पढ़ ना पाओ। रियलेबल, सॉरी क्यों खुद का मजाक उड़ाऊं। तो मतलब जिस पर हम लोग डिपेंड हो सकते हैं, तो फार्मिंग उनको लगा कि इस पर हम लोग रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग पे लोग क्या कर पाते हैं, सोच रहे थे कि हम लोग रिलाई कर पाएंगे अच्छे फूड सप्लाई के लिए, क्योंकि भाई हमको यहाँ से तो नहीं मिल रहा ना अच्छा, तो हम लोग फार्मिंग पे रिलाई कर सकते हैं। और फार्मिंग से जब हमको चीजें अच्छी मिलेगी तो फिर हम क्यों हंटिंग गैदरिंग के लिए 3-3 4-4 घंटे इंतजार करें जानवर के आने का, फिर उनको खाने का, फिर उनका अटैक करने का। इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग फार्मिंग करके खा लें। तो बस इंसान इसलिए फार्मिंग की तरफ गया। और मेन चीज है कि भैया इंसान को पता चल गया कि फार्मिंग जैसा कुछ होता है। अब पता ही नहीं चलता तो इंसान जाता ही क्यों? ऑब्वियस है कि पता चला होगा, ठीक है। तो ह्यूमंस ने नेचर को ऑब्जर्व किया, दे सॉ दैट न्यू प्लांट्स ग्रू फ्रॉम सीड्स। उनको ये पता चला कि जितने भी नए पौधे हैं वो बीजों से उगते हैं। ये बात उन लोगों को पता चल गई, ओके। दिस लेड टू द आइडिया ऑफ प्लांटिंग क्रॉप्स। और यहीं से उनको आइडिया मिला कि हम लोग को क्रॉप्स को प्लांट करना चाहिए। मतलब जो भी हमारे क्रॉप्स, मतलब क्या होता है क्रॉप्स, मतलब फसलें, उनको उगाना चाहिए, बस इतना ही था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सेम चीज है क्या? दोबारा आपको बता दें तो डोमेस्टिकेशन मतलब होता है कि जानवरों का पालना। तो देखो जानवरों को क्यों पालेंगे? कि हमको दूध मिल जाए, हमको मीट मिल जाए, हमको वूल मिल जाए, हमको एग्स मिल जाए, हमको लेवर मिल जाए। लेवर मतलब होता है कि उनपे सामान या फिर उनपे बोझा रख के दर सो दर ले जाएं, जैसे गधा हो गया, हच्चर हो गया, उन लोगों पे। एग्जाम्पल की बात करें तो गोट हो जाएगा आपका, सीप हो जाएगा, कैटल हो जाएंगे और डॉग हो जाएंगे। ऑब्वियस है कि आपको इन सबका हिंदी मतलब आता होगा।
सेटल्ड लाइफ। अब भाई जो इधर से उधर घूम रहा था बेचारे परेशान हो गए कि मान लो उन्होंने सोचा आगे जाएंगे कुछ अच्छा मिलेगा, पता चला कि पीछे ही ज्यादा बेटर था और आगे तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, आगे तो युद्ध चल रहा है। तो उनको लगा यार सेटल्ड लाइफ ज्यादा बेटर है, आराम से बैठो नेटफ्लिक्स एंड चिल करो और सुबह सुबह क्या करो, सुबह सुबह नहाओ, दिन भर बैठो एसएससी की प्रिपरेशन करो। एकदम सेटल्ड लाइफ चाहिए थी भाई लोगों को। फिर उनको ये पता चला कि एसएससी में घपला हो रहा, तो वो यूपीएससी पे शिफ्ट हो गए और उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दी और वही हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो फार्मिंग रिक्वायर्ड, देखो देखो, और जब फार्मिंग स्टार्ट हुई तो देखो फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं किसी चीज के तो आपको उस जगह पे कम से कम 3-4 महीने के लिए रुकना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज आपने आम का बीज डाला कल आम उग के आ गया, ऐसा नहीं होता है भाई। अच्छा बताओ वैसे आम की खेती में लगभग कितना समय लगता है? ठीक है, तो जब आप किसी क्रॉप को उगाएंगे तो उसके लिए आपको उसकी देखभाल करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 महीने वहां पे रुकना पड़ेगा। और आप रुकेंगे तो आप सोचेंगे अब क्यों ही जाए यार, जब 3-4 महीने बाद हमारे पास 8-10 बोरे खाना खाने को आ जाएगा, अनाज आ जाएगा, तो यहीं रहते हैं, क्यों इधर से उधर जाते हैं? वही चीज है। ठीक है, और जब लोग एक जगह रुकने लगे तो यहीं से क्या बन गए, परमानेंट विलेजेस। परमानेंट मतलब कि अब भैया ये गांव हो गया, अब हम लोग यहीं रहेंगे। ठीक है, और हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो देखो कल्टीवेशन प्लस एनिमल हर्डिंग स्टडी सप्लाई ऑफ फूड। जब हम लोग कल्टीवेट कर रहे थे और एनिमल्स को चरा रहे थे, देखो देखो, जब आप लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो पहली बात तो हम लोग कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, एनिमल की हर्डिंग करेंगे। एनिमल की हर्डिंग मतलब क्या होता है जानते हैं ना आप, चराएंगे यार, और कल्टीवेशन मतलब वही फूड वगैरह उगाएंगे। ठीक है, तो इससे स्टीडी सप्लाई ऑफ फूड होगी। स्टीडी मतलब होता है जो स्थिर बनी रहे, ये नहीं कि कल आ गया था 50 किलो और आज पता चला 3-4 दिन के लिए भूखे ही सो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। और एकदम स्टीडी सप्लाई ऑफ फूड चलने लगी थी, इस वजह से लोगों ने सोचा कि हम लोग को फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड अनसर्टेन हंटिंग। तो भाई लोगों को वाइल्ड एनिमल्स पे डिपेंडेंट नहीं होने पड़ा। भैया वाइल्ड एनिमल्स पे डिपेंडेंट मतलब हम लोग वाइल्ड एनिमल्स पे क्यों डिपेंडेंट थे? क्योंकि हम लोग उन्हीं का तो शिकार करते थे। अब आप एक बताइए कि आप एक बकरी को क्यों मारेंगे? पहली बात तो वो तेज नहीं भाग पाएगी, आप ऐसे ही मार सकते हैं। और मारोगे क्यों? आप उसका दूध लीजिए, आप उससे काम कराइए, आप उसको मीट की तरह यूज कीजिए। अच्छा देखो, मार तो उसको भी दिया। वैसे आप देखो, बकरी का दूध पिएंगे ना, उसको मीट की तरह तभी इस्तेमाल करोगे तब वो एकदम दूध ना दे, इस बात को समझो ना। ठीक है, और अनसर्टेन हंटिंग की बात हो रही है कि अब उनको अनसर्टेन हंटिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप डेली एक शिकार करके आ जाओ। ठीक है, जो इंसान अभी तक कौन था जरा ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं समझे? जो इंसान अभी तक हंटर और गैदरर था वो अचानक से ये फार्मर क्यों बन गया, काइंड ऑफ फार्मर और हर्डर क्यों बन गया, तो ये आपसे पूछा गया है। और ये ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपसे पूछा गया है। तो चलो, ये जो चीज है, जब इन लोग का ट्रांजेक्शन हुआ तो यही मार्क करता है और बताता है कि ये न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन एज बोलते हैं। बिगिनिंग ऑफ द फूड प्रोडक्शन इकोनॉमी, और इसी के बाद इंसानों ने खाना उगाना स्टार्ट कर दिया था। लेट द फाउंडेशन ऑफ विलेजेस, और इसी से स्टार्टिंग हो गई थी विलेजेस मतलब गांव की, और आगे जाके वो टाउन्स बनेंगे और फिर सिविलाइजेशंस बन जाएंगी। भैया ये तो सुना सुना लग रहा है, सिविलाइजेशन के नाम पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन याद आ जाता है ना? कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस, सरप्लस फूड, ट्रेड एंड किंगडम। तो ये पहला स्टेप था जो हम लोग प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे थे, कि अब हम लोग पहले ये चले थे, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्रेस हमको देखने को मिली। सरप्लस फूड मतलब होता है जब किसी चीज हमको ज्यादा मात्रा में मिल जाए, अबंडेंट फॉर्म में मिल जाए, उसको बोलते हैं सरप्लस ऑफ फूड। ठीक है, काइंड ऑफ। और ट्रेड, ट्रेड मतलब जानते हैं ना कि हम लोग ट्रेड की तरफ जाने लगे। अब उन्होंने कहा कि भैया हमने तो 50 बोरे अनाज उगा लिए हैं, उन्होंने बोला यार हमको जरूरत तो 2 ही की है, ऐसा करते हैं कि 48 बोरे बेच देते हैं। तो हमको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला, और हमको यहाँ पे किंगडम्स का स्टैब्लिशमेंट भी देखने को मिला, कि मतलब किंगडम्स भी आके बनने लगे। ठीक है, अब अर्लीस्ट पीपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले हंटर गैदरर्स थे, वैसे तो उसको पुराने चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे, तो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, बस ये देखना है 2 मिलियन ईयर्स पहले हंटिंग गैदरिंग लोग करते थे। हंटिंग करते थे इसके लिए, गैदरिंग करते थे इसके लिए। ठीक है, गैदरिंग करते थे किसकी, सीड, हनी, नट्स, फ्रूट, प्लांट्स की, और हंटिंग करते थे मीट और बोन्स और स्किन्स के लिए। भैया स्किन पहन लेंगे तो सर्दी नहीं लगेगी ना, इसलिए। क्लियर हो गया? मूवमेंट क्या था, नोमैडिक था। अब नोमैडिक मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप तो पट से बता दोगे कि भैया जो एक जगह ना रुके इधर से उधर घूमता रहे उनको बोलते हैं नोमैडिक्स। बस फीचर्स क्या है, ट्रांजेशंस क्या है, ट्रांजेशन क्या होता है, ये ट्रांजेशन छोड़ो। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो वीट वर्ल्ड है जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमको देखने को मिला, और राइस हमको विंध्यास में देखने को मिला। दोबारा से बताओ राइस हमको कितने साल पहले देखने को मिला? ठीक है, पिछले चैप्टर में कम से कम 3 बार क्वेश्चन किए थे सेम चीज। एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में बता दीजिए, क्या मिला भैया? तो भैया हमको तो मिल्क मिला, मीट मिला, बूल मिला, एग मिला, फार्मिंग लेबर मिला, तो बस काफी है भाई, और क्या लोगे? मतलब ये है
कि इन सब का हमको फायदा हुआ। ये फीचर था ट्रांजिशन का कि जब इंसान हंटिंग गैदरिंग से यहाँ पे हर्डर और फार्मर बन गया तो उसको ये सारे फायदे हुए। ठीक है, फूड सरप्लस देखने को मिला, परमानेंट सेटलमेंट्स देखने को मिले, विलेजेस और सिविलाइजेशन भी बनने लगी। इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, जो हंटिंग गैदरिंग वाले लोग थे वो इधर से उधर क्यों जाते रहते थे ये भी जान लो भैया। वैसे पुराने चैप्टर में डिस्कस कर लिए थे, बट यहाँ पे डिस्कस करना इसलिए जरूरी है ना कि जाते ही क्यों थे ये लोग एक जगह रुकते क्यों नहीं थे? क्योंकि भाई इनके यहाँ पे कमी हो जाती थी फूड की, और ये लोग एनिमल्स को फॉलो कर रहे थे। अब ये हम लोग डीप में क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि हम लोग इसको डीप में काफी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ना है। सीजनल प्लांट्स अभी देखो ऊपर पढ़ा था ना। वाटर अवेलेबिलिटी, कि पानी अवेलेबल नहीं होता था। कुछ रिवर्स है ना कि जो साल भर चलती है उनको बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स, कुछ होती है जो साल भर नहीं बहती है। अब जो नहीं बहती है और अगर आप उनके साइड में रह रहे थे, उनके किनारों पे, तो फिर अब आपको उन रिवर्स के पास जाना होगा जो साल भर बहती है। इस बात को समझिए ना। तो भैया एक ही बार में उस रिवर के पास क्यों नहीं गए जो साल भर बहती हैं? हो सकता है कि बारिश के मौसम में वो भाई बाढ़ ले आए। रीजंस होते हैं अपने अपने, समझा करो इन चीजों को। ठीक है, अवॉइडिंग नेचुरल डिजास्टर्स, देखो वही कि बाढ़ ना आ जाए भैया, सूखा ना पड़ जाए भैया, जंगल में आग ना लग जाए भैया, बहुत ज्यादा ठंड और गर्मी ना हो जाए, है ना। और जबरदस्ती फोर्स्ड माइग्रेशन हो जाए। माइग्रेशन मतलब होता है इधर से उधर मूव करना, है ना, जब कोई आपदा वगैरह आ जाती है उसके लिए बेसिकली यूज होता है। बेटर शेल्टर, भाई कल को हम लोग रह रहे थे गुफाओं में, अब हम लोग को मिल रहा है बढ़िया सोफा और बेड, तो आप कहाँ रहेंगे, सोफा बेड पे या गुफाओं पे? भैया हमें तो गुफा एक बार घूमनी है। देखो भाई रात एक बार गुफा में गुजारोगे तो अगले दिन आपको लगेगा कि भैया हमारा तो सोफा ही बढ़िया है। ठीक है, तो इस बात को समझो। सिक्योरिटी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स और एनिमीज, इनसे सिक्योरिटी के लिए भी इंसान इधर से उधर मूव करता रहता था, ताकि उनको पता चला मान लो इनकी यहाँ पे किसी लड़ाई हो गई, कि हमारी इनसे लड़ाई हो गई। भैया आपकी किनसे लड़ाई हो गई, तो समझ लो ना किसी से लड़ाई होगी, हमारी किसी से लड़ाई हो गई और हमको पता चला कि वो आज रात को हमारा आके गेम बजा देगा, तो रात से पहले हम शाम को ही निकल गए, कम से कम 10-15 किलोमीटर आगे। अब वो जिसका गेम बजाएगा वो जाने, अब हम तो वहां पे है ही नहीं ना, इस बात को समझिए। ठीक है, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, इंसान के अंदर का कीड़ा था कि हमको जानना है कि उस तरफ क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट डिस्टर्ब, तो आदमी क्लिक करके देखेगा कि इनको डिस्टर्ब का ही नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट एंटर, तो जब पता है कि यहाँ पे एंटर नहीं करना है, अब आदमी गेट खोल के और दीवार फांद के उस तरफ जाएगा, ये देखने के लिए कि यहाँ पे आखिर ऐसा है क्या, है ना। ये सारी चीजें भी होती हैं। अच्छा वैसा आपको पता है कि आज तक कोई अंटार्कटिका में क्यों नहीं गया? अब इस पर रिसर्च जरा करना थोड़ा कि अंटार्कटिका में क्यों नहीं गया, अंटार्कटिका वॉल का क्या है मतलब राज। ये भी जानिए कि एक इंसान अंटार्कटिका को पूरा कैसे क्रॉस किया था, पूरा अंटार्कटिका को भाई, एक्सट्रीम कंडीशंस में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से एक ही पोल पे क्यों सारे इंसान रहते हैं, दूसरे पोल पे क्यों नहीं रहते हैं, इस बात सारी बातों को जानिएगा। ठीक है, ट्रेड एंड एक्सचेंज, ठीक है ठीक है। और लेटेस्ट स्टेजेस में हमको क्या देखने को मिलने लगा, ट्रेड और एक्सचेंज। ठीक है, किसके बदले, स्टोन, सेल्स, बीड्स, स्किन्स एंड फूड, बस। ठीक है, टूल्स यूज्ड बाय हंटर एंड गैदरर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले कौन कौन से टूल है जो हंटर और गैदरर्स यूज करते थे, तो भाई वो स्टोन टूल्स का यूज करते थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टोन टूल का यूज किस लिए करते थे, मीट को काटने के लिए, हड्डियों को तोड़ने के लिए। ठीक है, स्क्रैपिंग बार्क फ्रॉम ट्रीज, मतलब जब छाल पेड़ की उखाड़ते हैं तो उसके लिए। चॉपिंग रूट्स, रूट्स मतलब होती है जड़ों को काटने के लिए। डिगिंग सॉइल, डिगिंग मतलब होता है सॉइल मतलब मिट्टी को खोदना, उसके लिए भी स्टोन टूल्स का यूज करते थे। और हंटिंग एनिमल्स तो आप जानते ही हैं, अब इसके भी टाइप्स होते थे। अब इन सारी चीजों को मैं नहीं बताऊंगा, आप चॉपर्स, स्कैपर्स और एरो हेड्स और स्पीयर हेड्स को सर्च कर लीजिएगा। वैसे स्पीयर मतलब भाला होता है, एरो मतलब आप जानते हैं तीर होता है। चॉपर्स और स्कैपर्स को मैं थोड़ा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, और बेसिकली मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक बार सर्च कर लीजिए। ठीक है, जब आप इनको देख लेंगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। चॉपर्स का जो यूज होता था वो हैवी स्टोन टूल्स फॉर कटिंग ट्रीज एंड मीट। देखो हमारी बात, जो चॉपर्स होते हैं वो हैवी स्टोन टूल्स होते हैं जिनका काम होता है ट्रीज और मीट को कट करना। स्क्रैपर्स क्या होते हैं, फ्लैट स्टोन यूज्ड फॉर क्लीनिंग हाइट्स। ठीक है, अब हाइट्स मतलब क्या होता है, स्किन्स होता है, जब इंसान की खाल जानवरों की जब खाल उतारी जाती है तो उसको बोलते हैं। अच्छा कोई बता दीजिए फ्लैश और मीट में क्या फर्क है, साथ में आप ये बता दीजिए कि जंगल और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, सोच समझ के बताइएगा। एरो हेड्स और स्पीयर हेड्स का किस लिए यूज होता था, हंटिंग के लिए यूज होता था। सबसे अर्लीस्ट स्टोन टूल्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, नर्मदा वैली पे, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। क्या भैया ये इंपॉर्टेंट है याद करना, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई इसको मत भूलिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जो सबसे पहले स्टोन टूल्स हमको देखने को मिलते हैं वो नर्मदा वैली, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। नर्मदा वैली वाला हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको याद हो तो। अब भैया वुडन टूल्स की बात कर ले तो मैं फिर भी कहूंगा कि जितने भी आपको यहाँ सारी चीजें देख रहे हैं इनको एक बार सर्च कर लीजिएगा कि ये दिखते कैसे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब वुड का क्या करते थे भाई ये लोग, जितने भी ये सारे आइटम्स देख रहे हो इनका हैंडल बनाते थे। जैसे कुल्हाड़ी लोहे की है तो उसका हैंडल लकड़ी का बनता है ना, बस वही वही जान लो। हनी को कलेक्ट करने के लिए लकड़ियों का यूज होता था, एक बास्केट टाइप का बना लीजिए। बिल्डिंग टेम्परेरी हट्स और शेल्टर, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो शेल्टर्स बनाते हैं, या फिर हट मतलब झोपड़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो भी लकड़ियों की बनती थी, ठीक है। रीजंस क्या थे? रीजंस ये थे, वुड वॉज इजी टू सेव बट डिडंट सर्वाइव लॉन्ग। देखो जो लकड़ी है उसको आप इजीली सेव दे सकते हो बट वो लंबे समय तक नहीं टिकती, इसलिए जो टेम्परेरी हम बोल रहे हैं हट्स को, ठीक है। हम लोग जो हट्स और शेल्टर बनाते थे टेम्परेरी बनाते थे, ठीक है। और फ्यूअर रिमेन्स फाउंड आर्कियोलॉजी। तो देखो जो वुड है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, तो बस कुछ ही बचे थे जो कि हमको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में देखने को मिलती हैं। ओके, अब आर्कियोलॉजी क्या होता है वो हम लोग चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इफ आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, तभी मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर 1 से अगर आप पढ़ते चलेंगे तो आपको चीजें इतनी क्लियर होंगी कि आप बोलेंगे वाह भैया बहुत मजा आ रहा है, ठीक। नीडल्स बनाने के लिए, नीडल्स मतलब सुई वगैरह, भैया सुई क्यों बनाते थे? अरे जब इंसान की मतलब जानवर की खाल लाओगे तो उसको सिल के अपने लिए बढ़िया एक ब्लेजर नहीं बनाओगे, ठीक है। फिशिंग हुक्स के लिए यूज होता था, और स्मॉल नाइफ्स और ऑर्नामेंट्स के लिए, ठीक है, ज्वेलरी टाइप का समझ लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट दे डिड विद दीज टूल्स, के अब इन टूल्स का लोग इस्तेमाल कैसे करते थे। भैया अब ये जो चीजें निकाल रहे हैं इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करते थे? जैसे मीट और बोन्स थे तो इनको ईटिंग के लिए और टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जो बार्क हम लोगों ने छाल निकाली थी पेड़ से उसका हम लोग रोप की तरह इस्तेमाल करते थे, चटाइयों की तरह इस्तेमाल करते थे। कवरिंग्स मतलब हमने अपने झोपड़ी पे एक कवर करके डाल दिया, एक कवर बना दिया, मतलब समझ रहे हो ना, उसके लिए यूज करते थे। एनिमल्स की स्किन की अगर बात करें तो क्लोथिंग के लिए यूज होते थे, टेंट्स के लिए यूज होते थे और कंटेनर्स के लिए यूज होते थे कि हम चीजों को कंटेन करके रख पाए, ठीक है। फ्रूट्स और नट्स की बात करें तो ये कलेक्टेड एंड कट यूजिंग स्क्रैपर्स, कि फ्रूट्स और नट को कलेक्ट कर दिया जाता था और उनको स्क्रैपर्स के द्वारा काट लिया जाता था, ठीक है। वही आ चुका है जिसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे डीप में, तो इसको फिर से हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। देखो भाई जहाँ पानी होगा वहीं रहेंगे, अच्छी बात है। और इसलिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नर्मदा वैली और गंगा वैली को हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े हुए थे। वेयर स्टोन वॉज अवेलेबल, स्टोन का क्या करते थे? टूल्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता था, और कभी कभी क्या करते थे केप्स में भी रहने लगते थे ना, तो जहाँ पे टूल्स अवेलेबल होंगे। रॉक शेल्टर्स का क्या इस्तेमाल होता था? भैया रेन से बचाएगा, हीट से बचाएगा, कोल्ड से बचाएगा। बस करें भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स की, तो देखो भीमबेटका जो रॉक पेंटिंग्स है वो मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलती है गुफाओं के अंदर। और इनकी जो बात है इनको नेचुरल कलर से यूज किया गया, जैसे कि चारकोल हो गया, ऑर्क हो गया, व्हाइट हो गया, रेड हो गया, इन कलर से इनको यूज किया गया। वैसे नेचुरल कलर्स आपको इतना याद करने की नीड नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा 4 ही कलर से इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता ये कैसे दिखते तो जरा सर्च कर लीजिएगा। लड़कियां थोड़ा एक चीज में ज्यादा बेटर होती हैं, आप तो बस हमारी तरह रेड और व्हाइट समझ पा रहे होंगे ना। वैसे सर्च मत करो, नेम याद कर लोगे तो बेटर है, सर्च कर लोगे तो और बेटर है। तो ये जो पेंटिंग सीन में हमको क्या देखने को मिलता है? हंटिंग सीन्स के, भाई हमने किसी को मार दिया था, बढ़िया यहाँ पे हम फोटो लगाए कि मजा आ रहा। वहां पे कोई नाच रहा था तो हमने मतलब वो सारी पेंटिंग्स में हमको देखने को मिलती है कि जी नाचते हुए। फाइटिंग और ग्रुप एक्टिविटीज, मतलब हम लोग ग्रुप में क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को अचानक से बना दिया उन्होंने पेंटिंग्स में, जो कि भीमबेटका में देखने को मिलती हैं। और बहुत सारी डिपिक्टेड मतलब वहां पे बनाई गई है कि इसमें भीमबेटका पेंटिंग, जो कि कहाँ देखने को मिलती है हमको? मध्य प्रदेश की केव्स में। ओके, आता है कि जो पुराने टाइम के जो ह्यूमंस थे वो अपने आप को आर्ट से दिखाते थे, बताते थे कि हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इसलिए वो लोग क्या बनाते थे? पेंटिंग बनाते थे, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं एसएससी और यूपीएससी के टाइप के। भैया हम तो यूपीएससी कर ही, अरे भाई समझ लो चीजों को, काम आएंगे, ठीक है। व्हाट एडवांटेज डिड केव्स हंटर और गैदरर को एग्जाम्पल क्या मिले? भाई क्या फायदा होता था? एडवांटेजेस ये थे कि हीट, रेन, कोल्ड और वाइल्ड एनिमल से बचाते थे। फेमस साइट बताओ जहाँ पे रॉक पेंटिंग देखने को मिली अर्ली ह्यूमंस की, तो भाई भीमबेटका, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और कोई अगर आपसे जोश जोश में पूछ ले कि नदियों के किनारे लोग क्यों रहते थे, तो आप आराम से बता पाओगे कि वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स, ड्रिंकिंग वाटर और बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती है। और अगर कुछ भी नहीं मिला तो हम फिशिंग कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं नॉलेज ऑफ फायर की। इंसान को पता चल गया आग कैसे जलाते हैं। अब कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि फायर का यूज कैसे किया। तो देखो पहले इन्होंने लाइट सोर्सेज की तरह यूज करके, भैया आग जलाएंगे तो हमको आसपास सारी चीजें दिख रही हैं, उनका यही तो चाहिए, यही तो चाहिए है। तो जब हमको आसपास सारी चीजें दिखने लगी तो उन्होंने आग का लाइट सोर्स की तरह इस्तेमाल किया चीजों को देखने के लिए। तो उन्होंने बोला कि रात को यार वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं। अब देखो तुम्हारी तरफ अगर कोई आग फेंकेगा तो तुम तो भाग ही जाओगे ना, और जानवर तो वैसे ही भाग जाते हैं। तो बस जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए भी ये लोग अपने केव के बाहर आग को लगा दिया करते थे। भैया आग लगा देंगे तो ये लोग कैसे भागेंगे? मसाले जानते हो? मसाले, अब वो खाने वाले मसाले नहीं, मसाले, समझ गए ना? समझ गए? हाँ, तो उनके ऊपर आग लगी रहती है।
कोई भी पिक्चर देख लो जिसमें बहुत 8-10 लोग मसाल लेके घूमते हैं, तो वही मसाले हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो वही बना के लगा देते थे केव्स के बाहर ताकि जानवर अंदर ना आ पाएँ, और अगर आ जाते तो ये उनको भगा देते थे। और फिर सामने एक आदमी बैठता था और कहता था पेंटिंग बनाओ, देखो हम जानवर भगा रहे हैं मसाल लेके, और इससे आदमियों को सेफ फील होता था और वो ईज़िली सो पाते थे। सुनो हमारी बात, कि जो आग है, अब आप उससे क्या करोगे? अब आपने देखो जानवर भगा दिए और अब आपको लाइट दिखने लगी। अब आपने सोचा आग का और क्या इस्तेमाल हो सकता है? आग देती है हीट, तो हीट से आपको ये समझ में आ गया कि हम इससे मीट को रोस्ट कर सकते हैं आराम से बढ़िया। जो कल तक हमें बेचारा कच्चा-कच्चा मांस खाना पड़ता था, आज बढ़िया रोस्टेड चिकन खाने को मिलेगा। मज़ा आ गया होगा इन लोग को भाई, मज़ा आ गया होगा। और ईज़ियर, अब ये इनको टेस्टी तो लगेगा ही लगेगा, मसाले-वसाले की जुगाड़ ये लोग कर ही लेंगे, नींबू-वीबू सब इनको मिल जाएगा, बट मेन चीज़ है अब ये ईज़िली चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाएँगे और इनको चीज़ें और ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। आप वार्म्थ मतलब थोड़ी-सी गर्मी देती थी, बस। कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो फायर का यूज़ कर रहे थे और कंट्रोल कर रहे थे फायर को, ये हमको कर्नूल गिब्स में देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अब स्टोन एज के क्लासिफिकेशन देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स के बेसिस पे स्टोन एज के क्लासिफिकेशन। अब तो पैलेओलिथिक एज की बात करें तो इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। लाइक 2 मिलियन ईयर से पहले, 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 ईयर्स तक का इसका टाइमलाइन था, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उस टाइम पे टूल्स कैसे यूज होते थे उन पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो उस टाइम पे जितने भी टूल्स थे बेसिकली हार्ड टूल्स यूज होते थे और बड़े बड़े टूल्स यूज होते थे, वो ज्यादा शार्प नहीं रहते थे, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे लोगों को इतना टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं था, लोगों को नहीं पता था कि हम इन चीज़ों को छोटा बना सकते हैं, क्लीवर्स वगैरह चीज़ें बना सकते हैं और चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, उनकी एजेस निकाल सकते हैं। फ्लैग टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी, इस वजह से देखो क्लेवर्स देखने को तो मिलते हैं बट बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। लार्ज स्टोन टूल्स, हैंड एक्सेस क्लेवर्स, चॉपर्स, ये सारी चीज़ें मेड ऑफ हार्ड स्टोन। ये जितने भी टूल्स बनते थे हार्ड स्टोन के बनते थे, उनमें से एक ये हार्ड स्टोन का नेम लिखा हुआ है। और ये जो हार्ड बनता है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से हार्ड बनता है, ऐसे नहीं बनता है, बहुत अंडर प्रेशर ये गुजरता है, उसके बाद ये जो क्वार्टाइज है हार्ड हो जाता है, ठीक है? फीचर्स की बात करें कि उस टाइम का फीचर्स, उस टाइम पे फीचर्स क्या थे पैलेओलिथिक के टाइम पे? तो हंटिंग और गैदरिंग पे लोग डिपेंडेंट थे, नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, लिव्ड इन केव्स एंड शेल्टर। अब आपको पता है क्या लग रहा हो? भैया ये पढ़ा तो चुके, भैया ये पढ़ा तो चुके, तो यही चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई है ना, इस वजह से आपको लग रहा है, ठीक है? और इनको पता नहीं था कि फार्मिंग जैसी कोई चीज़ होती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में हमको फेमस रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। तो मेसोलिथिक एज की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको पता होगा 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स पहले तक का जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक बोलते हैं। इस टाइम पे माइक्रोलिथ्स यूज होते थे, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे ऊपर 2-3 बार। और ये जो 3 टूल्स हैं, इन टूल्स को जरा सर्च कर लीजिएगा। देखो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये है माइक्रोलिथ्स। अब इसमें भी आप ये सारी चीजें देखोगे और फिर नीचे भी आप ये सारी चीजें देखो तो दिक्कत आपको आ जाएगी, और इतना कॉम्प्लेक्स हमको नहीं पढ़ना है। पढ़ना मैं चाहता तो इन सबकी फोटो भी लगा लेता था, लगा सकता था, बट नहीं लगाए, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाएंगे। अब आप एक एक टूल के बारे में याद करेंगे, वो कैसा दिखता है वो याद करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। जो इंपॉर्टेंट टूल्स है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। फीचर्स की बात करें, उस टाइम पे लोग क्या करते थे? ये ट्रांजिशन पीरियड था, हंटिंग गैदरिंग से इंसान फार्मिंग में शिफ्ट हो रहा था, ठीक है? डोमेस्टिकेशन हो रही थी एनिमल्स की, एनिमल्स को पाला जा रहा था, डॉग, शीप, गोट। और वीगन, ये क्या होता है? गोट वीगन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, विगन 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 विगन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, विगन मतलब डोमेस्टिकेशन जानवरों की शुरू हो गई थी। मैं सोच रहा ये गोट विगन कोई प्रजाति वगैरह है क्या? ठीक है, ये विगन है यहाँ पे, ओके। फिशिंग बिकेम इंपॉर्टेंट, जो फिशिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी उस टाइम तक। और सीजनल सेटलमेंट्स, सेमी नोमैडिक, मतलब कभी कभी यहाँ पे हम रुक रहे हैं, फिर हमें लगा सर्दी आ गई चलो यार कहीं और, फिर गर्मी आ गई चलो यार वापस आते हैं, ये सारी चीजें होने लगी थी। नियोलिथिक एज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज बोलते हैं। टाइम पीरियड 10,000 से इतना पता ही है। पॉलिश स्टोन टूल्स हमको देखने को मिले, शार्पर, कटिंग एज, मोर ड्यूरेबल। यहाँ से बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग हमको देखने को मिलती है। रीस, वीट और बार्ले जैसी चीज़ों की परमानेंट सेटलमेंट्स देखने को मिलने लगे थे, विलेज फॉर्म्ड हो गए थे। देखो कुछ कुछ चीज़ें मैं बीच में अगर स्किप कर दूं तो ऐसा मत सोचिएगा कि भैया स्किप क्यों कर दिया। मोस्ट ऑब्वियस उसका रीजन ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानने के लिए, ठीक है? वरना मैं एक एक लाइन आपको बताता हूँ, ठीक है? इस बात को समझिए। वीविंग ऑफ क्लॉथ, चलो ठीक है। डोमेस्टिकेशन, चलो ठीक है। नॉलेज ऑफ फायर इंप्रूव, जो नॉलेज ऑफ फायर थी इंप्रूव हो गई, लोग आग का और अच्छे से यूज करने लगे। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी सारे आपको पहले से बताते हैं। और यहाँ पे वाले वाला पॉइंट जरा याद कर लीजिएगा। वीट वाले और राइस, राइस कहाँ देखने को मिला था? आपको पता है वीट वाले कहाँ देखने को मिलता था? जरा कमेंट करके बताइए दो, वीट वाले कहाँ देखने को मिला था, राइस कहाँ देखने को मिला था, ठीक है? ट्रांजिशन टू ब्रॉन्जेस, ब्रॉन्जेस में कैसे चेंज हुए? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉन्जेस में जब चेंज हुआ आज से 12,000 साल पहले हमको क्या देखने को मिला? हमको क्लाइमेट चेंज देखने को मिला। और जब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा भाई? उससे पहले आइस एज चल रहा था, अब आइस एज खत्म हो गया, जब हर जगह बर्फ बर्फ थी, अब बर्फ खत्म हो गई, बर्फ पिघल गई। अब जब बर्फ पिघल जाएगी तो नदियाँ आ जाएंगी, नदियाँ आ जाएंगी तो आसपास झाड़ियाँ आ जाएंगी, ग्रासलैंड्स बनने लगेंगे और बहुत सारी हमको फ्लोरा और फौना
अकर होते हुए दिखेंगे। कंप्लीट करके आप बता दीजिए कि फौना क्या होता है भैया और फ्लोरा क्या होते हैं, ठीक है। तो जब आइस पिघल गई तो भाई हमको बड़े-बड़े ग्राउंड्स देखने को मिल गए। वहाँ पे लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, अपने जानवरों को चराना स्टार्ट कर दिया। हाल नहीं, टाइम लगा, बट जब धीरे-धीरे खत्म होने लगा आइस, उस टाइम के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइम। वहाँ पे ग्रासलैंड स्प्रेड हो गया, मतलब ग्रासलैंड्स बनने लगे, लेड टू ग्रेन वियरिंग ग्रासेस एंड मोर एनिमल्स। जो भी ग्रासेस थी उनमें ग्रेन्स मतलब छोटे-छोटे दाने आने लगे, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। गेहूँ-वेहूँ कोई भी चीज़ हो सकती है, उनके दाने आने लगे और जो एनिमल्स थे वहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स देखने को मिले, ठीक है। कब देखने को मिले? जब ये क्लाइमेट चेंज हुआ, आज से लगभग 12,000 साल पहले। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, आपको पता है। ह्यूमन्स ऑब्जर्व वाइल्ड ग्रासेस लाइक, लोगों ने ऑब्जर्व किया बड़े-बड़े ग्रासेस लाइक व्हीट, राइस और बार्ले, और फिर बाद में जाके यही हो जाता है कि इंसान कैसे बना, हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। वो तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसको उगाते थे, इतने साल पहले उगाते थे। इंसान बना कैसे, ये भी तो देखो, उसी को हम देख रहे हैं कि इंसान क्या करता था पहले। उन्होंने ग्रेन वियरिंग ग्रासेस उगने लगी अपने आप, फिर उन्होंने उन ग्रेन वियरिंग ग्रासेस में व्हीट को देखा, राइस को देखा, बार्ले देखा, यही तो है वो ग्रेन वियरिंग, क्योंकि इनमें ग्रेन होते हैं छोटे-छोटे, है ना, ठीक है। और वहाँ से उन लोगों ने कल्टीवेट, क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सीखा कि जो क्रॉप्स हैं इनको कैसे उगाते हैं। स्लोली शिफ्टेड फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन। अब जो इंसान चारे को या फिर जो भी सामान था, जो भी अपना फूड वगैरह था, उसको संभाल के रखता था, वो उसको उगाने लगा। तो अब तो बेटर हो जाएगा, अब तो लाइफ सेट हो गई। ईट 5 स्टार डू नथिंग वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट अपीयर। और यही वो समय था जो हमको देखने को मिला कि भाई अब तो आप सब कर रहे हो, अब हमें लगता है कि अब इंसान एक जगह पे रुकने लगेगा, परमानेंट सेटलमेंट्स हमको देखने को मिलने लगेंगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, भाई देखो बिल्कुल पढ़ने की नीड नहीं है, सब आपको पता है। हर्डिंग बिगिन हो गई, इंसान की ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि किस किस लिए आदमी ये सारी चीज़ें करता था। मिल्क के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए, हर्ड्स मतलब स्किन्स के लिए, हम लोग डिस्कस अभी ऊपर किए थे। ग्रासलैंड ने भाई उन एनिमल्स को अट्रैक्ट किया जो कि ग्रेज करते थे, मतलब चरते थे। कैटल चरती थी, इंसान खा जाता था। पिग चरते थे, इंसान खा जाता था। गोट चरते थे, इंसान खा जाता था। सीप चरते थे, इंसान पकड़ लेता था और क्या करता था इन सबके साथ, इनका दूध निकालता था, इनसे वूल निकालता था, इनको मीट की तरह यूज करता था और इनकी खाल भी निकाल लेता था जब भी उसको जैसी नीड पड़ी। फर्स्ट टेम एनिमल, सबसे पहले किसी अगर जानवर को टेम किया गया तो वो डॉग, और डॉग में भी एंसेस्टर डॉग, ठीक है, ANS, एंसेस्टर डॉग लिख लीजिएगा। एंसेस्टर डॉग लिख लीजिए, मुझे स्पेलिंग याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। जो सबसे पहले टेम एनिमल था वो डॉग था और उसका नाम क्या था, एंसेस्टर डॉग, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये डॉग की प्रजाति है एंसेस्टर डॉग, और सर्च कर लीजिएगा दिखता कैसा है, ठीक है। मैंने बस नेम वगैरह पढ़ा था, मैंने इसको सर्च नहीं किया तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जो नेम है वो है एंसेस्टर डॉग और इसको याद रखिएगा हम लोग, ठीक है। लेटर गोट, सीप, कैटल, पिग्स, और उसके बाद हमने इन सबको भी डोमेस्टिकेट मतलब पालना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल, पीपल स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग एनिमल्स फॉर वाइल्ड फ्रॉम वाइल्ड प्रेडेटर्स मतलब होते हैं जो कि आपके शिकारी होते हैं, ठीक है। तो लोगों ने अपने जो जानवर थे, सीप थे, गोट थे, डॉग थे, सबको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया वाइल्ड एनिमल से। भैया डॉग को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अरे डॉग तुम्हारे यहाँ का कुत्ता कुत्ता है, बट जब उसके सामने शेर आएगा तो भैया उनको बचाओ ना। और शेर के सामने फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, आग लेके घूम रही है, सारी चीज़ समझो ना। तो देखो, अब मैं जब बहुत पहले डिस्कस किया था कि ब्रीडिंग सीखे ये जानवरों से, तो अब ये देखने को मिली है कि ये लोग ब्रीडिंग टेक्निक सीखे और ये इम्प्रूव कर पाए फूड की सिक्योरिटी को। सर ये ब्रीडिंग सीख गए तो यहाँ से फूड की सिक्योरिटी कैसे भैया इम्प्रूव होगी? सुनो सुनो, ब्रीडिंग सीखेंगे कि इंसान मतलब जो जानवर है वो कैसे बच्चों को देता है। तो जब इनको पता चल गया कि बच्चे इनके कैसे होते हैं तो ये क्या करेंगे, इनके बच्चे पैदा करवा देंगे। अब बच्चे पैदा करवा देंगे, कल तक इनके पास मतलब बकरियां थी, आज इनके पास 100 बकरियां हैं। तो अब इनको खाने की क्या ही कमी है, तो उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो गई, ठीक है। दिस मार्क द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन टू चैल्कोलिथिक देन ब्रॉन्ज एज। और इसी ने बताया कि जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन यही बना और आगे जाके ये चैल्कोलिथिक जो कि स्टोन प्लस कॉपर होता है, और बाद में जाके क्या, ब्रॉन्ज एज। बस खत्म खत्म, इतना ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लाइफ ऑफ फार्मर्स और हर्डर्स, हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ कैसी थी? भैया फार्मर और हर्डर्स तो एक ही होते हैं। देखो भैया, फार्मर होते हैं जो खेती करते हैं, हर्डर्स होते हैं चराते हैं चीजों को, समझ गए। फार्मर्स का काम था ये, देखो पता ही है तुम लोग को फार्मर्स क्या करेंगे, सीड की तरह क्या करेंगे, गिफ्ट की तरह। देखो जो क्रॉप्स का इस्तेमाल कैसे करते थे, देखो इन्होंने जो फसल उगाई, इन्होंने इसका क्या करा, इसके जो बीज होते हैं उसको संभाल के रख लिया कि हम लोग दोबारा खेती कर पाए। गिफ्ट ऑफ एक्सचेंज, उन्होंने सोचा कि यार हमारे पास तो बहुत सारी हो गई, ऐसा करते अपने बुआ के लड़के को 2 बीघा मतलब 2 किलो अनाज दे देते हैं, तो गिफ्ट की तरह भी यूज होता था, फूड की तरह तो यूज होता ही था। स्टोरिंग मेथड क्या थे? स्टोरेज मेथड जो लार्ज क्ले पॉट्स होते थे जिनको हम लोग गोडाउन्स बोलते थे, तो ये आज के गोडाउन्स अलग है, ये अलग है, ठीक है। वहां पे ये लोग चीजों को क्या कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे अपने किसको,
क्रॉप्स को, जो भी इन्होंने उगाई हो, जो भी इनका बचा हुआ है। वूवन वॉस्केट मतलब होता है बुनी हुई, जिनको हम बुनते हैं, उनकी बात हो रही है। डग पिट्स इन द ग्राउंड, कभी कभी बहुत सारा जो आपका अनाज होता था उसको ग्राउंड में डिग कर देते, मतलब गाड़ दिया करते थे। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड ग्रेन्स एंड एसेस फाउंड इन न्यूलिथिक साइट, एविडेंस ऑफ फार्मिंग, और यहाँ पे हमें जले हुए ग्रेन्स देखने को मिले और राख वगैरह देखने को मिली न्यूलिथिक साइट्स में, तब इससे हमको पता चला कि यहाँ पे फार्मिंग हुआ करती थी। ओके, न्यूलिथिक एज में फार्मिंग हुआ करती थी, उससे पहले में फार्मिंग नहीं होती थी, इसलिए इसको हम लोग न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बोलते हैं, जहां से फार्मिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, वरना आप लोग सोचते क्या होता है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। एनिमल डोमेस्टिकेटेड की बात करें तो ये सारे एनिमल्स को पाला गया। अच्छा, डंकी और हॉर्सेस को किस लिए पाला गया बताओ? यूसेज ऑफ एनिमल मीट की तरह भाई, फूड सोर्स था, मिल्क की तरह न्यूट्रिशन मिलता था, स्टोरेज ऑफ फूड, समझ गए? ठीक है, नहीं भैया हमको समझ में नहीं आया। देखो, मूविंग बैंक ऑफ फूड, जो एनिमल्स थे वो ऐसे काम करते थे जैसे मूविंग बैंक ऑफ फूड हैं। उनको पता है कि अगर हमारे खेत पे 50 बकरियां घूम रही हैं तो हमको जरूरत नहीं है कुछ खाना बचाने की, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो इन्हीं को काट के, समझ गए, बस वही चीज है। ओके, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ की बात करें तो बोन्स ऑफ एनिमल्स फाउंड एट साइट्स, हड्डी देखने को मिलती है जानवरों की, तो हमको पता चला कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन होता था। है भैया, हड्डी देखने को मिली, इंसान की हो सकती है? अरे बाद में देखेंगे तो घोड़े की है कि गाय की है कि गधे की है कि सुअर की है, किसके, ये सारी चीजें भी तो देखेंगे, तब तो पता चलेगा। इस बात को समझो। इम्पैक्ट क्या हुआ? सेटेड लाइफ देखने को मिली हमको, बस ठीक है। फार्मिंग और हर्डिंग रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म केयर, भैया लंबे समय तक आपको जानवरों को पालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे पैदा भी होते हैं और खेती वगैरह भी देखनी पड़ेगी, तो आपको इस जगह रुकना पड़ेगा। परमानेंट सेटलमेंट बने, घर बना लिए गए। मड मतलब होता है मिट्टी के, वुड मतलब होता है लकड़ी के, स्टोन मतलब होता है पत्थरों के, बस। विलेजेस डेवलप्ड अराउंड फर्टाइल लैंड एंड वाटर सोर्सेस, जो विलेजेस थे वो कहाँ पे होंगे? फर्टाइल लैंड, जहाँ पे ज्यादा उपजाऊ जमीन हो, क्योंकि अब हम लोग खेती करने लगे थे, और वाटर सोर्सेज जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो, पानी अवेलेबल हो। वर्थ ऑफ कम्युनिटी, और यहाँ से हमको देखने को मिलती है वो चीज जो कि नहीं होनी चाहिए थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि हम तुमसे बड़े हैं, हमको अपने साथ मत जोड़िए। और कम्युनिटी लिविंग, वैसे कम्युनिटी लिविंग तो अच्छा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा है, बट बाद में जाके क्या क्या हुआ वो तो आज भी उन चीजों के चक्कर में लड़ाई होती है भाई, क्या बताएं। बिगिनिंग ऑफ न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, यहाँ से न्यूलिथिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, और यहाँ से सिविलाइजेशन की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गई, फाउंडेशन, ठीक है, फॉर्मेशन, बस। सेटल्ड लाइफ इन न्यूलिथिक एज, जो न्यूलिथिक एज था, जो न्यू वहां पे की सेटल लाइफ कैसे थी भाई? हट्स देखने को मिले, होम्स देखने को मिले। एग्जाम्पल देखिए, वर्जो होम जो कि कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है। पीपल डग पिट्स ऑन द ग्राउंड टू स्टेप लीडिंग डाउन, तो यहाँ पे लोग क्या करते थे? तलघरा बना लेते थे, हैं। देखो, अब कई लोग को आइडिया होगा तलघरा का होता है, जैसे घर होता है तो घर के नीचे आप गड्ढे खोद लेते हैं और आप वहां रहने लगते हैं कि आप सर्दी से बचे रहें, ठीक है। और काफी रीजन होता है, बट सर्दी से बचने का भी एक रीजन है, तो वो उस वजह से लोग नीचे तलघरा बना लेते हैं। हर्ट्स है बेसिकली, अगर आपको समझ में ना आए तो ये घर के अंदर और घर के बाहर भी देखने को मिले, और ये कुकिंग और वार्मथ के लिए यूज होते थे। तो आप कहीं ना कहीं इसे चूल्हे को रिलेट कर पा रहे हैं, तो अगर चूल्हा भी बोलेंगे तो चल जाएगा, बट जैसे हवन होता था ना पुराने टाइम पे, उस टाइप की चीजें थी, ठीक है, उस टाइप की चीजें लोग बनाया करते थे, बाद में जाके चूल्हे में डेवलप हो जाएगा। अर्थन पॉट्स की बात करें तो पॉट्स मतलब होते हैं, क्या होते हैं? अभी तो बताया था आपको भैया, आप बताए नहीं। देखो, पॉट्स मतलब होता है बर्तन, हाँ भैया बर्तन होते हैं, तो बस। अर्थन मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब होता है मिट्टी, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन, उन सबको क्या बोलते हैं? अर्थन पॉट्स बोलते हैं, खत्म। और इनको डेकोरेट भी करते थे कभी कभी, कि सुंदर लगे, कि हमारे घर के बर्तन आपके घर से अच्छे हैं, जब रिश्तेदार आएंगे तभी दिखाएंगे, वैसे नहीं दिखाएंगे। ये बातें भी अलग होती हैं। टूल्स बिकेम पॉलिश्ड विद फाइन कटिंग एजेस, इस टाइम पे टूल्स एकदम पॉलिश्ड देखने को मिले, फाइन कटिंग एजेस के साथ, शार्पर और स्ट्रॉन्गर, मतलब कपड़ों की बुनाई भी शुरू हो गई, और कॉटन और वूल की मदद से, ठीक है। लाइफ एट मेहरगढ़ की बात करें तो ये अर्लीस्ट नोन विलेज है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। इसकी जो लोकेशन है वो बोलन पास, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के पास, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ ईरान, क्योंकि यहाँ से ईरान के लिए रास्ता जाता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हमको देखने को मिलेगा वीट एंड बार्ली कल्टीवेशन, और यहाँ पे हमको वीट और बार्ली का कल्टीवेशन देखने को मिलता था। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे सीप, गोट और कैटल का डोमेस्टिकेशन हुआ करता था। बरियल प्रैक्टिस जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है साइट के लिए, अच्छा किस साइट की बात कर रहे थे? मेहरगढ़ की बात कर रहे थे। डेड बॉडीज बरीड अलॉन्ग विद एनिमल, जो मरे हुए जो बॉडीज थी उनको एनिमल्स के साथ गाड़ दिया करते थे, ओके। बिलीफ एनिमल्स वुड सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि जो अगला जन्म जब इनका होगा तो ये जो जानवर के साथ हमने मतलब ये मतलब इंसानों के साथ जो हमने जो जानवर गाड़े हैं, जैसे सीप, गोट, ये अगले जन्म में इनका खाना बनेगी। तो पूरे जन्म भर का खाना गाड़ो ना, ये क्या तुमने 4-5 गाड़ दिए?
या तो मतलब 20-25 लाख गाड़ो कि मतलब पूरे जन्म भर खाना खा पाए। तो इनकी कुछ मान्यताएँ थी कि जब इंसान खत्म हो जाएगा, उसकी पेटी बन जाएगी पबजी और बीजीएमआई की तरह, तो उनको 2-4 खाने को प्लेटें वगैरह रख देंगे कि आप अगले जन्म में बढ़िया ऐश से खाना, ठीक है? और यही बताता है कि ये लोग भरोसा करते थे या फिर बिलीव करते थे कि अगले जन्म में भी मतलब मरने के बाद भी दुनिया होती है। इम्पोर्टेंट अबाउट साइट्स तो हमने स्टार्टिंग में शायद आपसे बोला होगा, जहाँ तक मुझे याद है, और बोला ही होगा क्योंकि अब तो काफ़ी लेक्चर लंबा हो गया, तो अब याद भी नहीं आ रहा कि इन साइट्स को याद कर लीजिएगा। तो क्यों याद कर लीजिएगा? वो रीज़न ये रहे, ठीक है? वो तुमको रीज़न्स दिखा देते हैं। भैया आप तो बोले थे चैप्टर खत्म हो गया, तो खत्म ही तो है। अब आप ही लोग तो बोल रहे थे कि भई ये चीज़ों को डीप में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो करो फिर। तो बस ये लास्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। अगर ये थोड़ा ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसको कवर नहीं करेंगे। तो उन साइट्स के बारे में इंपॉर्टेंस डाल लो, तो इंपॉर्टेंस देखो यहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स देखने को मिलती है। पिट ड्वेलिंग्स मतलब ये समझ लीजिए कि झोपड़ी काइंड ऑफ, बस और कुछ नहीं, ठीक है? और यहाँ पे हमको एविडेंस भी देखने को मिलते हैं सेंट्रल एशियन लिंक्स के, जो बुर्जोम है कि यहाँ पे सेंट्रल एशिया से भी चीज़ें आया के जाया करती थी। बस मेहरगढ़ की बात करें जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अर्लीस्ट फार्मिंग और हर्डिंग साइट है जो कि 7000 BC के लगभग यहाँ पे हमको फार्मिंग देखने को मिलती है। और मड ब्रेक हाउसेस चलिए ये सारा पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो चिरांद बिहार का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। न्यूलिथिक साइट जो कि गंगा प्लेन के आसपास देखने को मिलती है। माइक्रोलिथ्स, पॉटरी, डोमेस्टिकेटेड कैटल और राइस कल्टीवेशन थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है? डोमेस्टिकेटेड कैटल बोलते ठीक है, राइस कल्टीवेशन थोड़ा याद रखिएगा, जो कि चिरांद बिहार में देखने को मिलता है। तो भीमबेटका केव्स की अगर बात करें तो ये जो भीमबेटका केव्स है, ये हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये यूनेस्को रॉक शेल्टर्स है जो कि केव पेंटिंग्स है। कंटिन्यूअस हैबिटेशन सिंस जो लिखा हो ना एक्विलियन एज, बस यहाँ से लेके अभी तक यहाँ पे हमको हैबिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये एज सर कौन सी है, इसका टाइम पीरियड क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए जानने का। जब हम लोग एजेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम सारी की सारी एजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम आइस एज को भी डिस्कस करेंगे, पुरानी जितनी भी एजेस थी उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो बात की उनको भी डिस्कस करेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, तो इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं, बट मैं पढ़ा दे रहा हूँ। एक जौर कल्चर था, आपको क्या है जौर कल्चर पता ही नहीं है, तो जानना भी नहीं है, ना मुझे पता है ना हमको जानना है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। अगर हमको इसको कहीं इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी तो हम इसको बाद में दोबारा जरूर कवर करेंगे, ठीक है? मड हाउसेस, ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मतलब होता है जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं, बस। रिचुअल्स, पॉटरी देखने को मिली, ठीक है, जैसे इनके बिलीफ थे। कर्नूल केव्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि कंट्रोल फायर यूज के, फायर का इन्होंने अच्छा खासा यूज किया था। कर्नूल के साथ आंध्र प्रदेश हमको देखने को मिलता है। डाउजली हेडिंग, ये न्यूलिथिक साइट है, और अभी भी मुझे लगता है आप लोगों ने बताया नहीं वो स्टोन टूल्स कौन सा था, ठीक है? और एक कैनेडियल बीड्स देखने को मिलती है जो कि बताती है कि यहाँ पे ट्रेड हुआ करते थे। न्यूलिथिक साइट है जहाँ पे हमको स्टोन टूल्स की वर्कशॉप मिलती थी और जहाँ पे सीजनल हैबिटेशन देखने को मिलता था स्ट्रीम्स के आसपास, ओके? आडी चनुलर जो कि तमिलनाडु में है, अर्ली आयरन एज वरियल साइट एंड वरियल्स विद टूल्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड राइस हस्क्स। भैया ये क्या है, ये क्या पढ़ती है महाभारत से? तो अर्न वरियल होता है जब हम लोग एक ऐसी सुराई वगैरह होती है, उसमें जब हम लोग इंसान के जो एसेस हैं उनको गाड़ देते हैं, और उसी के साथ आयरन टूल्स, ये जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह रखे हैं, इन सबको भी गाड़ देते हैं, तो उसकी ये बात कर रहे हैं। ये बेसिकली बरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है? अर्ली आयरन एज बरियल साइट, ठीक है? पुराने समय की आयरन एज की बरियल साइट है, बस खत्म, ठीक है? ओल्ड बरियल क्या होता है, इंपॉर्टेंट, खत्म हो गया। क्वेश्चंस तो कर लो, और क्वेश्चंस वही वाले हैं जो आपके सीजीएल में आके फंसेंगे, यूपीएससी में आके जाके फंसेंगे। सर मतलब आपको कैसे पता, क्योंकि हम एमसीक्यूज वाले नहीं है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं स्टेटमेंट बेस्ड वाले। ये जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन वाले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हंटर एंड गैदरर्स। देखो देखना, अभी जान निकल जाएगी आपकी। ये बताइए हंटर और गैदरर्स के बारे में कौन सी चीजें सही हैं, ठीक है? अरे आंसर भी लिखा हुआ है, चलो फिर भी देख लेते हैं। दे मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, ये तो भाई एकदम ठीक है। दे नेवर यूज्ड फायर ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज, और पैलियोलिथिक एज में उन्होंने फायर यूज करी, बिल्कुल नहीं करी। फायर हमको बाद में देखने को मिली, और तभी हमको क्या देखने को मिलता, तभी हमको ये देखने को मिला कि इंसानों ने जो भी खाना खाया करते थे उनको भी पका लिया करते थे, जानवरों को भगा लिया करते थे। ये सारी चीजें हमको बाद में देखने को मिली, ठीक है? ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसका हो जाएगा भीमबेटका में क्या रॉक शेल्टर्स देखने को मिलता है? देखो कि पेंटिंग्स तो देखने को मिलती है, तो रॉक शेल्टर्स भी देखने को मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि केव्स में कोई ना कोई रहेगा ही। कर्नूल केव्स की बात करें तो वहाँ पे हमें एविडेंस ऑफ फायर देखने को मिलता है, ये भी सही है। बुर्जोम की बात करें तो यहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स मतलब झोपड़ी ऐसी चीजें देखने को मिली, तो ये शायद तीनों ठीक होंगे। हाँ, तो ऑल ऑफ द करेक्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स विद दीज फीचर्स, ठीक है? और इनके जो आर्कियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो भी सारे डिस्कस कर लेना, ठीक है? बस बाकी सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, कर लीजिएगा, सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, बट स्टिल पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ोगे चलो पढ़ ही देते हैं। विद रेफरेंस ऑफ द मेसोलिथिक एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेसोलिथिक एज की अगर बात करें तो उसके हिसाब से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? माइक्रोलिथ्स,
माइक्रोलिथ्स देखने को मिले, ऑब्वियस देखने को मिले, ऑप्शन ही तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था, एकदम स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर बिगिन ऑन लार्ज स्केल, देखो एग्रीकल्चर कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था, बाद में जाके सारा जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था न्यूलिथिक एज में, बट स्टिल ये बोलने हैं कि लार्ज स्केल में हो तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 एकदम सही होंगे, ठीक है। बिच क्रॉस वर फर्स्ट कल्टिवेटेड मेहरगढ़, मेहरगढ़ में सबसे पहले वीट और बार्ले देखने को मिला, और सब मैंने आपसे पूछा था वीट बार्ले और राइस के बारे में, तो राइस तो आपको पता ही है, वीट बार्ले भी आपको पता चल गया, ठीक है। विंध्यास के आसपास राइस देखने को मिला था, है ना, कुछ ऐसा ही है ना, जरा बताइए कमेंट करके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हेल्प ह्यूमन, किस तरीके से एनिमल्स का पालना इंसानों को मदद करा, तो देखो सोर्स ऑफ फूड एकदम सही है, प्रोटेक्शन, डॉग प्रोटेक्शन देते थे, ये तो थोड़ा चलो ठीक है मान लेते हैं, डॉग को भी कभी कभी प्रोटेक्ट करना पड़ता था वाइल्ड एनिमल्स, बट हाँ प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, देखो ये तो हाँ, ये स्टोरेज ऑफ फूड, लिविंग फूड, चलो ठीक है। हाँ, और हाँ जो बकरी वगैरह होगी तो हम एकदम समझ में आता था कि यहाँ पे खाना हमको देखने को मिल जाएगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो बकरी तो है। राइटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग, तो भैया देखो आप अगर कुत्ते के ऊपर लिख दोगे कि हम यहाँ गए थे वहाँ गए थे, तो कल को कुत्ता मर गया तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएंगे, ओके। विच एविडेंस इंडिकेट्स बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, तो भाई वही है, मेहरगढ़ के जो बरीड और जो वरियल प्रैक्टिस हमको देखने को मिलती है, उससे पता चलता है कि ये लोग बिलीव करते थे कि लाइफ के बाद भी मतलब डेथ के बाद भी लाइफ होती है, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम मीसोलिथिक बाय, जो न्यूलिथिक है वो मीसोलिथिक से कैसे अलग होता है, जब हमको पॉलिश स्टोन टूल्स और बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिल जाता है तो वो एकदम मीसोलिथिक से न्यूलिथिक को अलग कर देता है। मतलब मीसोलिथिक में हमको एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिला था, पर न्यूलिथिक में देखने को मिला था। पॉलिश स्टोन टूल हमको मीसोलिथिक में देखने को नहीं मिले थे, पर न्यूलिथिक में देखने को मिले थे। मीसोलिथिक में क्या देखने को मिला था, माइक्रोलिथ्स देखने को मिले थे, है ना। अब आपको सारी चीजें समझ में आने लगी होंगी, है ना, मजा आ रहा होगा। तो ऐसे रोज आ जाया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो औकात से ज्यादा। बुर्ज होम के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए थे, बताओ लोकेटेड है कश्मीर, एकदम सही है। पीपल लिविंग पिट ड्वेलिंग्स, एकदम सही है। कुकिंग हर्ड्स वर फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, एकदम सही है, तीनों हटाओ, खत्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड। विच फैक्टर बेस्ट एक्सप्लेन शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग, भैया सिंपल है सामने यार, आईसीएस की वजह से चेंज हुए थे, क्या दिमाग लगा रहे हो। और विच इज नॉट अ फीचर ऑफ सैटरडेड लाइफ, सैटरडेड लाइफ का फीचर कौन सा नहीं है, विच ऑफ इज, सीधा आंसर लिख दिया भाई, सीधा आंसर लिख दिया, ऑप्शंस तो देते भाई, इसमें ऑप्शन तो देते हैं। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का फीचर क्या नहीं था, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, इधर से उधर जाते रहोगे तो भाई सैटेलाइट थोड़ी होगी, वो तो नोमैड्स वाली लाइफ हो जाएगी, नोमैटिक लाइफ हो जाएगी, ठीक है, नोमैटिक लाइफ स्टाइल हो जाएगा। अब इनके भी आंसर दिए रखे हैं तो इनको जरा पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ोगे तो हम ही पढ़ देते हैं। असर उन्होंने दे रखा है कि अर्ली ह्यूमंस मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अच्छी बात है। दे नीडेड टू फॉलो एनिमल इन सर्च ऑफ सीजनल प्लांट्स, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, दोनों सही हो जाएंगे भाई। समझो ना कि अर्ली ह्यूमंस इधर से उधर जाते थे और एनिमल्स को ही तो फॉलो करते थे, और सीजनल प्लांट्स को फॉलो करते थे, समझते थे कि कहाँ पे चीजें हो रही हैं, कहाँ पे चीजें हो रही हैं, कहाँ पे फ्रूट्स आ रहे हैं, कहाँ पे फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, जिस फ्रूट्स की हमको नीड है क्या वो इस सीजन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। 12th वाले पे आ जाते हैं, फायर वॉज यूज फॉर कुकिंग फूड इन पैलियोलिथिक, देखो पैलियोलिथिक में फायर भाई बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ये जो है ये ऐसा नहीं होगा, ये तो गलत लग रहा है हमको, ठीक है, एकदम गलत लग रहा है। फायर वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड इन पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक तो नहीं लग रहा, अगर यहाँ पे न्यूलिथिक एज होता तो हम समझ सकते थे ना, यहाँ पे ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। 12th क्वेश्चन जरा कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग को भी लग रहा है तो। 13 वाले पढ़ते हैं, इन द न्यूलिथिक एज ह्यूमंस फिगिंग सेटलिंग इन वन प्लेस, इंसान एक जगह सेटल होने लगे क्योंकि एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन में एक जगह रुकना पड़ता है, सही है, दोनों सही है, और आर रीजन एक्सप्लेन कर रहा है सर्सन को, ये भी ठीक है। मेहरगढ़ इज कंसिडर्ड अर्लीस्ट फार्मिंग और हर्डिंग विलेज, एकदम सही है। इट लाइज बोलन पास जो कि कनेक्ट करता है ईरान को, एकदम सही, एकदम दोनों सही हो जाएंगे, हमने बोला था ना वे टू ईरान, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, द न्यूलिथिक एज सॉ पॉलिश स्टोन टूल, एकदम सही है। पॉलिशिंग गिव टूल्स शार्पर एजेस एंड मेड देम स्ट्रॉन्गर, एकदम सही, एकदम सही। जो न्यूलिथिक एज है वहां पे हमको पॉलिश स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं, और वो जो पॉलिश स्टोन टूल्स हैं वो शार्प बना देते थे टूल्स को, है ना, जब हम उनको पॉलिश करते थे और थोड़ा नुकीला बना देते थे। और कुछ बताया क्या, बस चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ ये जरा कंफर्म करके बता देना सारा है जो मैं बोल रहा हूँ। 12th वाला मुझे थोड़ा डाउट है, आप लोग को अगर शायद ना हो, मुझे ये लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, मुझे लग रहा है, और हो सकता है शायद मैं इसको ठीक से नहीं पढ़ पाया हूँ, बट स्टिल मुझे थोड़ा लग रहा है। अब तुम लोग को थोड़ा इमोशनल अत्याचार करते हैं, अब भाई सुनो ये वाला भी पार्ट थोड़ा देख लिया करो। ये हो आप, ठीक है, ये आपके बाल हैंडसम से बना दिया, तो अब आपको अगर एनसीईआरटीज पढ़नी है, वही कल वाला डायलॉग, तो फिर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और अगर आप चाहते हैं कि सीजीएल को हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ें और यूपीएससी को भी एकदम बेसिक से पढ़े लेवल से और औकात से ज़्यादा पढ़े, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं अच्छे खासे लेवल पे, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्लीज़ वीडियो पे मैं एक छोटा सा एम कर रहा हूँ कि कम से कम 20 लोग तो वीडियो को देखते ही हैं, तो जरा कमेंट करके बता दीजिएगा लेक्चर कैसा दिखा और क्या आप चाहते हैं कि सेम तरीके से लेक्चर 3, 4, 5, 6 सारे चैप्टर्स, सारी एनसीईआरटी, सारी क्लासेस को कवर किया जाए। इफ आप चाहते हैं तो कमेंट में प्यार बरसा दीजिए और भैया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके 9000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम को नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएंगे, वैसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा और सेम चीज़ इसी डेप्थ में हम चीज़ों को कवर करते रहेंगे। मुझसे अगर कोई भले कोई चूक या कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ पे गलती है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा और नोट्स में उसको रेक्टिफाई कर लूँगा। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और शेयर कर देना लोगों के साथ। ठीक है, बाय बाय।